हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक अंतरा भाग 2 के एक गद्य खंड का प्रथम अध्याय। ये हमारी बुक में तो काफ़ी आगे है, लेकिन ये गद्य खंड का पहला अध्याय है, प्रेम घन की छाया स्मृति। तो ये पाठ हमारे सामने संस्मरण के तौर पर प्रस्तुत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हम बहुत सी कहानियों को पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि कितनी अच्छा वो लिखते हैं, लेकिन इस पाठ में उन्होंने किस तरीके से उनका साहित्य की तरफ रुझान हुआ और भारतेंदु जी को लेकर जो उनके मन में कन्फ्यूज़न था वो, और कैसे वो भारतेंदु जी के इतने बड़े प्रशंसक बने कि उनसे मिलने के लिए उन्होंने कितना कितना काम किया, ये सभी कुछ इस पाठ के अंदर हमारे सामने मौजूद था। तो हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और टेस्ट पेपर, ये सभी कुछ हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपके 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, क्योंकि हम सभी के पेपर में जहाँ एक तरफ ऑब्जेक्टिव आता है तो वहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपको करा ही दी हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी मौजूद हैं और उन्हीं से मिलते जुलते कुछ और प्रश्नों को आपके सामने रखा है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कराई जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ में अपने विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। अब क्या है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, किस तरीके से उनके पिताजी उनको चीज़ें सिखाते थे, कैसे उनका साहित्य की तरफ रुझान बढ़ा, कैसे उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, कैसे उनकी एक मित्र मंडली बनी, कैसे उन्होंने प्रेम घन जी से मुलाकात करी, सभी कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ में बताया। तो उसी को आपको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे आप देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मायने रखनी है, वो है क्रमबद्ध तरीका, यानी कि पाठ में जिस क्रम में आया है आपको उसी क्रम में इसको लिखना है। अगर ये दे देते कि अपने बारे में जो बातें बताई हैं उसे लिखिए, तो आप कोई भी आगे पीछे करके उनको पॉइंट्स बनाकर लिख सकते थे, लेकिन जब क्रमबद्ध तरीके में बोलते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि जैसे चैप्टर में आपको एक के बाद एक क्रम में बताया गया है उसी क्रम में इसे आपको बताना है। चलिए देखिए क्या है। प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ यद्यपि प्रेम घन पर आधारित संस्मरण है, किंतु उसमें लेखक शुक्ल ने अपने विषय में भी बहुत सी बातें बताई हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, क्योंकि टोटली ये प्रेम घन जी पर तो हम बोलेंगे कि डिपेंड है, आधारित तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में शुक्ल जी ने अपने बारे में बताया, बीच बीच में भी बताते चल रहे हैं। तो मतलब प्रेम घन जी के बारे में भी हमने देखा कि जैसे पाठ का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति, तो प्रेम घन जी के बारे में है, लेकिन शुक्ल जी के बारे में भी उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। साहित्य को लेकर उनका रुझान तो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है। पहला है, लेखक के पिता चूंकि फारसी और पुरानी हिंदी के अच्छे जानकार थे। पुरानी हिंदी आप बोल सकते हैं या शुद्ध हिंदी के जानकार थे, इसलिए लेखक ने बचपन में अपने पिता से हिंदी के महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में सुना और वे उनसे प्रभावित भी हुए। तो वो कैसे सुना करते थे? जैसे वो रामचंद्र चंद्रिका का पाठ किया करते थे, है ना। तो वो उस तरीके से बहुत सारी जो है शाम को और सुबह के टाइम रामचरितमानस है इनका पाठ है करते थे। तो एक कहते हैं ना कि घर में जैसा माहौल होता है बच्चे उसी माहौल में ढलते चले जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर शुक्ल जी भी उसी माहौल में ढलते हुए चले गए। लेखक का बाल मन सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाता था, इसीलिए उनकी दृष्टि में ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। तो एक कन्फ्यूजन उन्होंने बताया था कि एक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, तो वो क्या कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में था, और एक हमारे लेखक हैं, हमको आप सभी लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हमारे जो लेखक हैं यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन दोनों को एक ही मानते थे, वो ये नहीं समझते थे कि ये दो अलग अलग हैं। तो वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके एक मानने का भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग बताया है। तीसरा है, 8 वर्ष की आयु में लेखक का पिता का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हो गया के कारण उन्हें मिर्जापुर आना पड़ा, जहां भारतेंदु युगीन कवि प्रेम घन का साथ प्राप्त हुआ। तो यानी कि भारतेंदु युग आप सभी को पता है, साहित्य में भारतेंदु युग है,
तो उसी युग के जो हैं ये एक कवि रहे प्रेमघन जी। तो अब चूंकि हमारे लेखक जो हैं भारतेंदु जी के बहुत अच्छे प्रशंसक बन गए, उनके जितने भी रचनाएं रहीं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसलिए बहुत बड़े फ़ैन भी हो गए। अब ये चीज़ उनको पता चला कि भारतेंदु युग के जैसे भारतेंदु जी के जो भी समकालीन कवि रहे हैं उनमें प्रेमघन जी का नाम भी बहुत फेमस है। तो प्रेमघन जी जो हैं वो कहाँ रहते हैं, मिर्ज़ापुर में रहते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई उनकी, उनका साथ भी उनको प्राप्त हुआ। फिर लेखक को हिंदी का नया साहित्य पढ़ने का शौक था, ये भी चीज़ है। लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली मिली जिसमें हिंदी के नए पुराने कवियों और लेखकों के बारे में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा में चर्चा होती थी। तो उन्होंने एक बाल मंडली भी बनाई थी, है ना, याद है, जिसे निसंदेह मंडली भी कॉलोनी के लोगों ने नाम दिया था। तो उस मंडली में जितने लोग भी थे वो सभी साहित्य प्रेमी थे, चाहे काव्य हो चाहे गद्य हो, और ख़ास तौर से ज़्यादातर जो है वो भारतेंदु जी के बड़े प्रशंसक थे। तो इसलिए उन्होंने पूरी एक ऐसी मंडली भी बनाई थी। तो देखिए ये सारा क्रमबद्ध तरीके से हमने पाठ में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें छिपाकर क्यों रखते थे तथा लेखक ने पुस्तकें पढ़ने के कौन सा मार्ग अपनाया। अब क्या है, चूँकि देखिए हमारे जो लेखक हैं शुक्ल जी, उनके पिताजी भी फारसी और हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे। तो जाहिर सी बात है कि वो किताबें बहुत पढ़ा करते थे, और ये लाया कहाँ से करते थे किताबें, भारत जीवन प्रेस से लाया करते थे। अब उन्होंने जब देखा कि भाई उनके बेटे का रुझान भी जो है वो इन बुक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर जब वो बुक्स लाते तो उन्हें छिपा दिया करते। अब देखिए कोई भी अगर पेरेंट्स लाएगा तो बुक तो कभी नहीं छिपाएगा, लेकिन यहाँ छिपाने का बहुत ही जेन्युइन रीज़न था। क्यों था, क्योंकि वो उस समय उनकी पढ़ाई की उम्र थी। अगर वो अपनी सिलेबस की बुक्स वगैरह कॉपी किताबें सब छोड़कर इन साहित्य में डूब जाते तो उनका पढ़ना लिखना कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है ना। जैसे हम लोग के पेरेंट्स क्या है, फोर्स करते हैं कि नहीं आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम लोग पढ़ाई से बड़ा जी चुराते थे। हम अपनी तरफ के बताएं, हम आपको नहीं बोल रहे, हम भी बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि पढ़ते ही रहना है पढ़ते ही रहना है पढ़ते ही रहना है। पढ़ना है, थोड़ी देर पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे। ये एक मेन रीज़न था, ये नहीं थी कि पूरा दिन पढ़ना है। तो वो है कि पढ़ना है। बुक्स के अलावा भी जैसे पहले के, आज के समय नहीं, पहले तो कॉमिक्स बहुत आया करती थी। आप लोग आज के समय में बहुत कम आती हैं, हम लोग के टाइम में बहुत सीरीज़ में कॉमिक्स आती थी। तो हम लोग को वो बड़ा एक क्रेज़ रहता था उन कॉमिक्स को पढ़ने के लिए। आप लोगों को तो वो चाचा चौधरी और साबू और नागराज और ध्रुव, इन सब की बहुत आती थी, उनकी सीरीज़ चलती थी पूरी। तो एक ये क्रेज़ था कि हमें ये सारी जो है कॉमिक्स पढ़नी है। लेकिन हम लोग को पढ़ाई के दौरान जैसे पूरा टाइम चल रहा है तो हम लोग को कभी उसके लिए परमिशन नहीं मिलती थी, क्योंकि हम लोग उनको परचेज़ नहीं करते थे, हम लोग रेंट पे लेके आते थे। तो अब ये काम हम लोग कब करते थे, समर वेकेशन में, जब हमारे पास पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, छुट्टियाँ लग जाती थी, उस दौरान हम लोग किया करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हुआ, पिताजी भी बुक्स लेकर आते थे लेकिन इन बुक्स को छुपाते थे। कारण ये था कि वो चाहते थे कि भाई अभी अपने सिलेबस पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, जो पाठ्यक्रम है उनकी पुस्तकें पढ़ें, नहीं तो इनमें जो है वो। अब इन्होंने क्या मार्क निकाला, इन्होंने दूसरी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, कॉलोनी की जो लाइब्रेरीज थी। लेखक के पिता साहित्य प्रेमी थे, उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत प्रिय थे। उनके संस्कारों का प्रभाव लेखक पर भी पड़ा, जिस कारण उनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। लेखक के घर भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी, उनके पिताजी लेके आते थे, लेकिन लेखक के पिता उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लेखक का ध्यान स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए तथा वह बिगड़ ना जाए, कि मतलब ऐसा ना हो कि इन बुक्स में ही लगा रह जाए और जो पढ़ाई की किताबें हैं वो कहीं पीछे छोड़ दे। लेखक ने पुस्तकें पढ़ने के लिए पंडित केदारनाथ जी पाठक द्वारा खोले गए पुस्तकालय में जाकर वहाँ के से पुस्तकें लाकर पढ़ने का मार्ग अपनाया। तो पंडित केदारनाथ पाठक जी ने एक पुस्तकालय खोला था। पंडित केदारनाथ पाठक कौन थे, उनके पिताजी के ही मित्र थे। तो उनके यहाँ जाकर, उनकी लाइब्रेरी में जाकर वो पुस्तकें पढ़ा करते थे। अच्छा, एक चीज़ इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बहुत सारे लोगों का नाम। तो वो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो एक, जहाँ पे भी आपने ये चैप्टर आपने रिटन नोट्स बनाए हैं, उसी में एक पेज पे अगर है स्पेस तो वहाँ पर
आप उन व्यक्तियों के नाम लिखिए। जैसे कि उन्होंने जो अपनी बाल मंडली बनाई थी दोस्तों की, उनमें जो 4-5 लोग थे उनके नाम होने चाहिए, इनके पिताजी के मित्र के नाम नहीं, मतलब जो भी जिन लोगों ने भी इनके जीवन में प्रभाव छोड़ा है उनके नाम को आप कहीं पर लिख लो। पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है जो ये इम्पोर्टेंट, किसी भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, कहीं कहीं नाम होते हैं, तो उनको हमेशा चैप्टर के बाद नाम को लिखो और वो किस लिए इस पार्ट में इस्तेमाल किया गया है वो रीज़न सामने दे दो। तो ये आप जब भी चैप्टर पढ़ेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे, तो उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पर जो चौधरी साहब यानी कि प्रेमगंज जी की जो बात हो रही है, वो ख़ानदानी रईस रहे। ऐसा नहीं था कि उनके पास मोस्टली ये हुआ कि जो पहले साहित्यकार हुआ करते थे वो ज़्यादा धनी नहीं होते थे, क्योंकि साहित्य से इतना पैसा उनके पास अर्निंग के लिए नहीं होता था। तो एक नॉर्मल जैसे लाइफ होती है वैसी रहती थी। लेकिन कुछ लेखक ऐसे हैं जो नॉर्मल लाइफ से भी अच्छी लाइफ, मतलब से नीची लाइफ जीते थे। तो लेकिन प्रेमगंज जी जो हैं एक साहित्यकार तो थे, लेकिन उनके पास पुश्तैनी ज़मीन जायदाद काफ़ी अच्छी थी। ये बात कैसे झलकती थी? ये बात ऐसे झलकती थी, जब भी कोई उत्सव या त्यौहार होता था तो उस दौरान पे उनके घर में पार्टियां ज़रूर हुआ करती थी उस उत्सव को मनाने के लिए। तो वो उनकी रईसियत जो है इन सारी चीज़ों में झलकती थी। दूसरा, हमेशा एक नौकर उनके साथ लगा रहता। अगर लालटेन भी बुझानी है तो वो लालटेन भी उठ के नहीं बुझाते थे, आवाज़ देते रहेंगे सर्वेंट को, आया आया, नहीं तो जल रहा है तो जलने दो। मतलब वो उठ के नहीं कि उसकी बात ही कम कर दें, वो काम भी नहीं किया करते थे। तो इन सारी बातों से उनके ख़ानदानी रईस होने की का पता चलता है। चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, ये कथन लेखक ने चौधरी साहब की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए कहा था। चौधरी साहब के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए लेखक ने बताया कि वे रईसों का जीवन जीते थे। उनके घर पर हर त्योहार पर उत्सव होता तथा उत्सवों में खूब नाच रंग के साथ मनाया जाता। उनकी हर अदा में रईसी झलकती थी। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 अदाएं उनको बताई ना कि पार्टीज में एक व्यक्ति जो है थाली में 5 सजाएं उनके पीछे पीछे चलता रहता था। घर में भी हर एक काम के लिए उनको नौकर चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू से रईसियत अपने आदतों में डाली थी, जो अभी भी दिखती थी। और भाई हर त्योहार में आप अगर अपने घर में उत्सव मनाना, यानी कि आज के लैंग्वेज में आप बोल दो पार्टी बनाना, तो ये आसान काम नहीं है। अगर हम कर रहे हैं, ये पार्टी मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अब इसको ये मान के चलिए कि पैसा बहुत रहा होगा। भाई कोई भी पार्टी करने में पैसा नहीं लगता क्या? आज की बात ले लो या पहले की बात ले लो, पैसा तो लगता ही था। तो इसका मतलब है कि वो पहले से काफ़ी रईस रहे, जो इन सारी चीज़ों से झलकता है। जब वे टहलते थे तब एक लड़का पान की तश्तरी यानी कि प्लेट लिए उनके पीछे घूमता था, जैसे मैंने भी बताया। लैंप की बाती को नीचे करने के लिए भी नौकर को बुलाते थे। भले ही लैंप की चिमनी फूट जाए, लेकिन वे स्वयं का हाथ लैंप की बत्ती बुझाने के लिए नहीं उठाते थे। तो ये रईसियत झलकती है ना भाई। जो पहले लैंप हुआ करते थे, वो क्या नाम उसको, वो समझिए पहले पेट्रोमैक्स जलता था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उसको सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। पहले पेट्रोमैक्स हुआ करता था, वो जलता रहता था। अगर वो बहुत टाइम तक जले तो वो फूट जाता था, फिर वो बेकार हो जाता था, फिर उसको हमें बदलना पड़ता था। तो वो उन्होंने बोला ना, लैंप की बात चिमनी जो है फूट भी जाए, लेकिन वह स्वयं का हाथ लैंप की बत्ती बुझाने के लिए नहीं उठाते थे। ये सभी लक्षण या बातें उनके रईसी स्वभाव की ओर संकेत करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है कि वो बहुत रईस थे, ये चीज़ बताते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, चौधरी साहब के शब्दों में विलक्षण वक्ता थी, स्पष्ट कीजिए। अब उनके जो बात करने का तरीका था, वो हर बात को बहुत ही अच्छे ढंग से बताते थे। कोई भी आप बात कह लीजिए, हाजिर जवाब थे। और ये नहीं है कि मतलब आपको सीरियसली कोई चीज़, हंसी मजाक में वो अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर देते थे कि सामने वाला समझ भी जाए, और उनकी ये व्यंग्य व्यक्ता जो है सभी को अच्छी भी लगती थी। चौधरी साहब बातचीत करने की कला में कुशल व्यक्ति थे। उनके मुंह में जो बातें निकलती उनमें अजीब सा वक्ता यानी कि टेढ़ापन ही रहती थी।
तो उनके शब्दों में सदैव एक व्यंग छिपा होता था, जिसका प्रमाण नौकरों के साथ हुए उनके संवादों से स्पष्ट होता है। अब ये व्यंग कैसे है? नौकरों के साथ जो उनका संवाद होता था, वो एक दो संवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। यदि किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह टूट जाता तो उनके मुंह से निकलता कारे बचाता नहीं। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य होता था कि भाई क्या तुम उसको बचा नहीं सकते थे क्या? अब टूट गया तो टूट गया, बचा सकते तो कैसे टूट जाता? मतलब अब उन्होंने उनको डांट भी दिया और किसी को सुनने में बुरा भी नहीं लगा, है ना। जैसे सर्वेंट से कोई चीज़ टूट जाती है, तुम कहते क्या तुमने काम किया, ऐसे तो काम करते हैं, टूट जाता है। हम 4 शब्द बोलेंगे, मतलब समझ लो हम कम से कम 4-5 लाइनें बोल जाएंगे उसको डांटने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ 4 शब्दों में उसको बड़े प्यार से डांट दिया, है ना। वे प्रश्नों के पहले अक्सर क्यों साहब लगाते थे, जो उनका तकिया कलाम वाक्य बन गया था। तो ये इस तरीके से उनकी वक्ता झलकती थी। वे लोगों से प्रायः हास परिहास किया करते थे, जिसमें व्यंग का पुट भी निहित रहता था। चौधरी साहब के बात करने के अनूठे ढंग के कारण ही लेखक का उनके प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ गया था। अब देखिए, वो लिखने में तो अच्छे थे, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो लाइफस्टाइल था, इन सारी चीज़ों से हमारे लेखक बहुत आकर्षित हुए थे उनसे। अब इसको चाहे जो समझ लीजिए कि भाई भारतेंदु युग के रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगाव भी रहा था। प्रश्न संख्या 5 है, प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध से शुक्ल के भाषा परिवेश और प्रारंभिक रुझानों पर प्रकाश डालिए। अब क्या ये जो पाठ है, इसमें इनका भाषा और प्रारंभिक रुझान, मतलब स्टार्टिंग में उनका कैसा स्वरूप रहा, साहित्य के प्रति क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़। प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध में वर्णित कथ्य के अनुसार शुक्ल जी को बचपन से ही अपने पिताजी के कारण शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा परिवेश प्राप्त हुआ। तो पिताजी फारसी और हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो पिताजी ने घर में ऐसा माहौल बनाया था, क्योंकि डेली उन्हें रामचरितमानस या रामचंद्र चंद्रिका का पाठ करते थे वो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, घर में एक साहित्यिक माहौल बना रहता था, और इस साहित्यिक माहौल का असर जो है शुक्ल जी पर पड़ा, क्योंकि वो उनका रुझान भी धीरे धीरे इन साहित्य की तरफ बढ़ने लगा। हिंदी प्रेमी मंडली के मित्रों के साथ लेखकों पर साहित्यिक भाषा में किए जाने वाले विचार विमर्श ने उनकी भाषा को और अधिक समृद्ध कर लिया। अब उनकी जो मित्र मंडली बनी, यानी कि हिंदी प्रेमी मंडली जो बनी थी, उसमें भी जितने लोग थे वो सभी साहित्य प्रेमी थे, और इस साहित्य प्रेमी होने के कारण क्या होता था, धीरे धीरे उनकी भाषा बड़ी सुधार होती चली गई। मतलब एक साहित्यिक भाषा जो होती है वो उनके अंदर आ गई थी। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं कि आपकी जो लिखने की हिंदी भाषा की जो भी तरीका है, उसमें शब्द आप बड़े अच्छे चुनिए। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि बचपन से उनका जो क्या कहते हैं साथ रहा, चाहे पिताजी का हो चाहे मित्रों का हो, सभी साहित्य प्रेमी रहे, इसलिए साहित्य में नए नए शब्दों का ज्ञान होना उनके लिए, और इससे उनका भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा निखरती चली गई। ये हुआ ना। तो यहाँ पर जैसे हम आपको बोलते हैं ना, हमेशा कोशिश करिए लिखते समय कि आप इससे बेटर किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ये करोगे, अभी तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में शब्दों को सोचने के लिए, वाक्यों को बनाने के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे लिखते जाओगे, यकीन मानो वो भाषा आपके आदत में हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोलती हूँ कि हिंदी में हमेशा भाषा को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी भाषा में इतने शब्द हैं जितने आप सोच नहीं सकते। तो हमेशा कोशिश करिए कि नए शब्दों को खोजिए और उनको लिखिए। जैसे यहाँ पर होता था, किए जाने वाले विचार विमर्श उनकी भाषा को और अधिक समृद्ध किया। अब विचार विमर्श से क्या होता था, भाई उन्होंने 4 शब्द बोले, इन्होंने 4 शब्द बोले, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने उसमें से कम 8 शब्दों में से 6 तो पिक किए, 5 तो पिक किए, 4 तो पिक किए, तो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने लेखन कार्य में। समझ में आया? तो इससे धीरे धीरे उनकी भाषा बढ़ी, अच्छी हुई। अत्यधिक साहित्यिक भाषा में बात करने के कारण ही उनकी मंडली को उर्दू भाषी निसंदेह के नाम से पुकारते थे। तो हमें पता ना, जहाँ सब लोग रहते थे वहाँ ज़्यादातर जो है उर्दू बोलने वाले सब जज रहा करते थे, जज और वकील वगैरह थे।
तो इस कारण से क्या है ना, वहाँ पर जब इतनी शुद्ध भाषा वो लोग बोलते थे, जब इनकी मित्र मंडली, तो उन सभी लोगों ने जो आसपास से गुजरते थे, इस पूरी मंडली का नाम ही निसंदेह मंडली रख दिया था, क्योंकि इस तरीके के शब्द जो है, टिपिकल वर्ड्स वो लोग बहुत यूज़ किया करते थे। पिताजी द्वारा रामचरितमानस, रामचंद्रिका व भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का पाठ सुनने के कारण शुक्ल जी में आरंभ से ही साहित्य के प्रति ये रुचि विकसित होती गई, जिसने भारतेंदु मंडल के कवियों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा बढ़ दी। तो इस तरीके से उनकी भाषा जो है वो बहुत अच्छी होती चली गई और उनका रुझान भी साहित्य की तरफ बढ़ता गया। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ का कथ्य स्पष्ट कीजिए। ये पूरा पाठ हमने पढ़ा है। अब आपको पता है किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसके कथ्य को लिखना ज़रूरी होता है, यानी कि इस कहानी में हम क्या बताने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर कहानी आपकी 18 पेज, 20 पेज या 25 पेज, जितने पेज की भी हो, तो कथ्य मान ली सपोज 20 पेज की अगर कहानी है तो आपकी 15-12 लाइन्स में उसका कथ्य होना चाहिए, यानी कि इस पूरी कहानी में हम बताने क्या जा रहे हैं। तो जैसे हमने पूरी कहानी पढ़ी, अब आपको इनिशियल लेवल पे इसका कथ्य तैयार करना है। तो देखिए इसको कैसे तैयार करते हैं। प्रेम घन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक झुकाव यानी रुझान का रोचक पूर्ण वर्णन किया है कि किस तरीके से उनका रुझान स्टार्टिंग में साहित्य की तरफ बढ़ा। इस चीज़ के बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरपूर था। बाल्यावस्था में किस प्रकार भारतीय व उनके समकालीन रचनाकार मुख्यतः प्रेम घन के सानिध्य में शुक्ल जी के भीतर छिपा साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। उनकी मनोहर झांकी इस निबंध में प्रस्तुत है। तो किस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ लाइनों में बता दिया कि इस पाठ के अंदर हमने बताया क्या गया है। सिंपल है, कहानी जितनी बड़ी है कथ्य उतना छोटा हमें करना होता है कि हम इस कहानी में एक्चुअली में पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये आपको बताना पड़ता है। प्रेम घन के व्यक्तित्व ने शुक्ल और उनकी समवयस्क मंडली को प्रभावित व आकर्षित किया था। उनका चरित्र इस निबंध में उसका चित्रण इस निबंध में किया गया है। निबंध में शुक्ल जी ने अपने पिता की विशेषताओं की भी चर्चा की है। साथ ही प्रेम घन के व्यक्तित्व, उनके स्वभाव आदि से संबंधित अनेक पहलुओं को भी उजागर किया है। तो ये सभी कुछ इस पाठ में बताया गया, जिसे हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक हिंदी प्रेमी था फिर भी उर्दू के शब्दों का खुलकर प्रयोग करता था, क्यों? पाठ के आधार पर सिद्ध करिए। अब देखिए क्या है, हिंदी भाषा हमारी जब डेवलप हुई तो एक तो पहले तो क्या कहते हैं, सबसे पहले संस्कृत थी, फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी ने डेवलप हुआ। जब ये डेवलप हुई तो इसमें तब तक हमारा जो देश है उसमें काफ़ी हद तक बाहरी लोग आ चुके थे, है ना। तो इस वजह से जब ये डेवलप हो रही थी तो बहुत से बाहरी शब्दों का भी आगमन हमारे हिंदी साहित्य के संग्रह में होता चला गया। मतलब उस शब्द संग्रह में आप सिर्फ उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, बहुत सी भाषाओं के शब्दों को आप देखोगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो शुद्ध साहित्यिक हिंदी के बारे में अच्छे से ज्ञान रखते थे, लेकिन उर्दू भाषा के शब्दों का भी बड़ा प्रबल रूप में प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों था? देखिए क्यों था। लेखक को बचपन से ही साहित्यिक परिवेश मिला। उसके पिता पुरानी हिंदी के अच्छे जानकार थे, इसीलिए वह लेखक को हिंदी की रचनाओं के विषय में बताते थे कि भाई हिंदी की ये रचनाएं हैं, वो रचनाएं हैं, इसके बारे में वो बताते रहते थे। यही कारण है कि लेखक का हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वह हिंदी भाषा की रचनाओं तथा रचनाकारों के विषय में पढ़ने लगा। इस तरह वह हिंदी प्रेमी हो गया। लेखक को हिंदी प्रेमी मित्रों की एक मंडली मिली। अपने हिंदी प्रेम के कारण ये मंडली निसंदेह नाम से पूरे मोहल्ले में जानी जाने लगी। किंतु इसके बाद भी लेखक ने पाठ में खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब चारों तरफ जो है आप हिंदी का माहौल देखोगे, लेकिन इस पाठ में उन्होंने जो है उर्दू शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया है। इन शब्दों के प्रयोग का मुख्य कारण समय का अंतर है, क्योंकि यह संस्मरण लगभग 30 वर्ष बाद लिखा गया। यानी कि जब ये सारी घटनाएं घटी तो उसके 30 वर्ष बाद लिखा गया। कालांतर देखिए, समय में अंतर देखिए। जब सब कुछ घट रहा था तब इनके आसपास सब कुछ हिंदी में था, लेकिन जब ये धीरे धीरे क्या हुआ, एक परिपक्व साहित्यकार बनते चले गए, तो जब इन्होंने इतना सारा साहित्य की रचना कर ली इस 30 साल के अंतराल में,
तब तक इन्होंने बहुत सारे सिर्फ हिंदी के ही नहीं और भी भाषाओं के शब्दों पर अपनी पकड़ जमा ली थी। तो जब 30 साल बाद इसको लिखा तो वो सारी पकड़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि उन्होंने शब्दों में कितनी ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाया था। 30 साल बाद लिखा गया, तब तक लेखक एक प्रतिष्ठित साहित्यकार बन चुका था। लेखक के परिवेश का प्रभाव भी इस रचना पर पड़ा, जिस कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब ये शब्द क्या है, देखिए उदाहरण के लिए सफर, इशारा, शौक, अदा वगैरह, बदली, सूरत, फिक्र, लफ्ज, बेगम आदि, तो ये सभी उर्दू शब्द हैं। तो आपको समझ में आया कि क्यों उन्होंने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब ये घटनाएं घटी और जब ये संस्मरण लिखा गया, इसके बीच में लगभग 30 सालों का फर्क था और इन 30 सालों में हमारे लेखक जो हैं वो काफ़ी अच्छे साहित्यकार बन चुके थे और बहुत सी भाषाओं के नए शब्दों के ज्ञाता भी बन चुके थे। इसलिए ये सारा प्रभाव हमें इनके इस संस्मरण में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली की विशेषताएं लिखी। अब इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल इस पाठ में किया है, आपने शुक्ल जी के और भी कई सारे लेख और निबंध और कहानियों को पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इस पाठ के आधारित इनकी भाषा शैली बतानी है। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, ये पाठ विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें व्यंग और विनोद का प्रयोग करते हुए शुक्ल जी ने पाठ को जीवंत बना दिया है। अब इस पाठ में जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है, ये पूरी तरह विवेचनात्मक है। विवेचना का मतलब है कोई भी घटना इन्होंने जो हमारे सामने प्रस्तुत करी है, उसको पूरी तरीके से खोलकर हमारे सामने रखा है कि क्या चीज़ कैसे घट रही है, विवेचना करी और अगर उसका रीज़न भी बताया कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और दूसरा, व्यंग तो हमें देखने को मिल ही रहा है, तो ये लिखने का जो तरीका है ये हमेशा देखिए, व्यंग से भरपूर जो भी आपकी रचना होगी वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। अब यहाँ पर शुक्ल जी के जीवन में भी इतना ज़्यादा हास परिहास विनोद रहा, ये चीज़ उन्होंने बहुत खुलकर यहाँ पर व्यक्त करी। नेक्स्ट है, उनका शब्द चयन और शब्द का क्षेत्र संयोजन व्यापक तथा अत्यंत प्रभावी है। अब इससे पहला वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उर्दू का वो शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये देखिए वहीं पर बताया है कि उनका जो शब्द चयन और शब्द क्षेत्र है संयोजन व्यापक तथा अत्यंत प्रभावशाली था। कारण क्या था, हमने आपको बताया ना कि जब सब कुछ घट रहा था तब में, और जब ये कपाट लिखा गया तो करीबन 30 साल का अंतर था, और ये 30 सालों में वो एक फेमस जो है राइटर बन चुके थे, एक अच्छे साहित्यकार बन चुके थे, जिसके कारण वो बहुत से नए शब्दों के ज्ञाता हो चुके थे। और इसलिए उन्होंने जब अपना ये पाठ लिखा तब तक उनका संग्रह, अपने पर्सनल शब्दों का संग्रह इतना ज़्यादा वृहत हो चुका था कि उसमें से उन्होंने चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए यहाँ पर आपको इतने सुंदर शब्दों का चयन दिखाई देता है। तीसरा है, इसमें तत्सम शब्द से लेकर उर्दू व अरबी फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। भाई हिंदी का प्रभाव तो उन पर तो था ही, लेकिन आपको उर्दू फारसी के भी उनके पिता ज्ञाता रहे तो उसकी नॉलेज उन्हें मिलती रही, और जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो ये सारे शब्द वो सीखते गए, तो सब कुछ ये भी उनको देखने को मिला। शुक्ल जी की भाषा की प्रवाहमयता बनाने के लिए देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने देशज शब्द और तद्भव शब्द दोनों इस्तेमाल किए हैं। पाठ में प्रेमघन जी के अनेक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें उन्होंने वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो प्रेमघन के बारे में बताते समय उन्होंने जैसे उसकी व्याख्या करी है, उससे हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत होता है और पूरा वर्णन किया है, इसीलिए वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली है। मुहावरों का सार्थक प्रयोग है, जैसे चित्त हटना, बिगड़ जाना आदि, तो मुहावरे भी उन काफ़ी अच्छे से देखने को मिले। सूक्ति परक वाक्य रचना की गद्य शैली की विशेषता रही है। अब उसमें उन्होंने बहुत सारी बीच में सूक्तियाँ भी दी हैं, छोटी छोटी सूक्तियाँ भी दी हैं, जिससे गद्य साहित्य और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। विषयानुकूल भाषा में गांभीर्य भी रहता है और विषय के अनुकूल वो गंभीरता भी उनकी भाषा में हमें देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 9 है, इस पाठ में कई स्थलों पर हास्य व्यंग के छींटे बिखेरे गए हैं, ऐसे 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अब जो थोड़ा हास परिहास वाले जो प्रसंग हैं, ऐसे कई सारे हैं, आपको जो भी पसंद आते हैं इस पाठ में से खाली 2 प्रसंग निकालने हैं। तो ये पाठ के अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। इस पाठ में हास्य व्यंग के कई प्रसंग हैं, उनमें से 2 का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला है,
एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी तो कुछ जल खाया है और चले जा रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? तो अब देखिए यहाँ पर कितना जल पिया जाता है, फलाहार खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बोला फल जो है क्या नाम उन्होंने बताया कि जल जो है उन्होंने खाया है। तो यहाँ पर जैसे चौधरी साहब हास्य व्यंग के बहुत ही अच्छी पकड़ रखते थे, तो उन्होंने सीधे उनका मजाक बना दिया, उनके साथ व्यंग कर दिया कि सिर्फ जल ही खाया है कि थोड़ा फलाहार पिया भी है। दूसरा है, एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में ना आया। आखिर घनचक्कर के क्या माने हैं, उसके क्या लक्षण हैं? मतलब घनचक्कर शब्द का अर्थ क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हैं सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मतलब अगर आपने लिख लिया तो बहुत बड़ी बात है, और अगर पढ़ के आप समझ गए तो समझ लीजिए फिर आप घनचक्कर ही बन जाएंगे, यानी कि आपका दिमाग जो है वो घूमता रह जाएगा। उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से व्यंग करते हुए एक्सप्लेन कर दिया। प्रश्न संख्या 10 है, मुसलमान सब जज ने लेखक के बारे में क्या कहा? अब एक मुसलमान सब जज जो हैं वो लेखक के बारे में कुछ बोलते हैं उनके पिताजी से। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने। लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर हो गई। उनके पड़ोस में मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन लेखक के पिता तथा सब जज आपस में बात कर रहे थे। तभी लेखक वहां से गुजरा तो लेखक के पिता ने कहा कि इन्हें हिंदी पढ़ने का बड़ा शौक है। सब जज ने कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं, इनकी सूरत देखते ही मुझे इस बात का पता चल गया था। अब इनकी सूरत देखते ही क्यों पता चल गया था? क्योंकि इनकी जो एक मंडली थी, जिसे निसंदेह मंडली वहाँ के सभी वकीलों और जजों ने मिलकर नाम दिया था, तो वो बड़ी फेमस थी। कारण ये था कि वो हिंदी के बड़े शुद्ध शब्द बोला करते थे। और जय ये हमारे सब जज हैं, इन्होंने अक्सर इस मंडली को में इनको हमारे लेखक को खड़े देखा था। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने लेखक की सूरत को देखा तो पिताजी की बात को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ भाई, इनको हिंदी से बड़ा ही प्रेम है। ये चीज़ वो तुरंत समझ गए थे। प्रेम घन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। प्रेम घन की स्मृति छाया पाठ के आधार पर इस कथन की तर्क सम्मत पुष्टि कीजिए। तो प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताना है कि जो प्रेम घन जी हैं उनके सानिध्य में रहकर हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य कार्य है वो एक सही आकार लेता है। जाहिर सी बात है उन्हें हिंदी और हिंदी साहित्य को लेकर बचपन से काफ़ी रुझान रहा और इसीलिए वो प्रेमघन जी के संपर्क में भी आए। लेकिन एक्चुअल में साहित्य क्या होता है, शब्दों पर पकड़ क्या होती है, कैसे हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, ये सब वो कैसे जान पाए? जब वो प्रेमघन जी के संपर्क में आए। जब शुक्ल जी को प्रेमघन का सानिध्य प्राप्त हुआ तो शुक्ल का साहित्यकार रूप आकार ग्रहण करता चला गया। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी के समवयस्क मंडली को बहुत प्रभावित किया। लेखक प्रेमघन से मिलने को बहुत उत्सुक था। जब वो मिर्जापुर पहुंचे तो पता चला कि भाई प्रेमघन यहाँ रहते, तो वो कितना दूर चल के वहां तक पहुंचे थे। परिचय होने के बाद शुक्ल जी का उनसे खासा परिचय हो गया। प्रेमघन के यहाँ शुक्ल जी ही एक लेखक के रूप में जाने पहचाने जाने लगे। प्रेमघन के यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते थे, शुक्ल जी भी उनमें भाग लेते थे। शुक्ल जी के हिंदी के प्रति झुकाव में प्रेमघन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, एक तो पिताजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो उनकी भूमिका थी किस बात में? उनका साहित्य की तरफ रुझान बढ़ाने में। मतलब होता ना भाई, एक पेड़ होता है सीधे खड़ा रहता है, ठीक है, अगर वो किसी तरफ झुक रहा है तो जाहिर सी बात है उसका उस तरफ कुछ आकर्षण है। तो ये परिवार में क्या हुआ, उनका थोड़ा सा झुकाव किसकी तरफ हुआ? साहित्य की तरफ। वो पारिवारिक माहौल के कारण हुआ। लेकिन फिर उनकी जो मंडली बनी, फिर वो प्रेमघन जी के जो संपर्क में आए, इसके कारण वो जो रुझान है वो उनका लिए जीवन बन गया और उनका एक अंदर का साहित्यकार पूरा निकलकर बाहर आ गया। प्रश्न संख्या 12 है,
लेखक के मोहल्ले में किस प्रकार के सब जज आए थे, लेखक के बारे में उनका क्या विचार था। अब वो जो पड़ोस में जज आए थे ना, उनके बारे में बताना है वो कैसे थे और लेखक के बारे में उनका क्या विचार था। लेखक के मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन लेखक के पिताजी खड़े खड़े उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच लेखक उधर से जा रहे निकले। पिता ने उनका परिचय देते हुए उनसे कहा कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया था। लेखक की सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह वह इस समय नहीं कह सकता था। यह आज से 30 साल पहले की बात है, अब तो और भी पुरानी हो गई। अब उस समय उनके चेहरे में क्या बात थी हमारे लेखक समझ नहीं पाए। ये बात तो उस समय उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन आज तो 30 साल हो गए। लेकिन वो सब जज सिर्फ इस कारण से जान गए थे क्योंकि उस मंडली से वो वाकिफ थे उनके बारे में और यही चीज उन्होंने देखी थी। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक शुक्ल जी ने चौधरी साहब से परिचय हो जाने के बाद उन्हें कैसा पाया। भाई लेखक पहले प्रेमघन जी के लिए बहुत वो थे, उनसे मिले, फिर उनसे परिचय हुआ, उनके घर आने जाने लगे, ये हुआ। तो जब परिचय हो जाने के बाद उन्हें कैसा पाया, पहले तो उन्हें एक साहित्यकार के रूप में जानते थे, लेकिन जब पर्सनली तौर पर जाना तो देखा वो कितना हास्य व्यंग विनोदपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, ये और रईस भी थे, ये सब चीज़ें भी था उसमें। जब लेखक के पिता की बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील में मिर्जापुर हुई तब उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। तब उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति विशेष भावना थी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र हम कवि की बात कर रहे हैं। उन्हीं के एक मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी वहीं रहते थे। ठीक है, किनके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फ्रेंड थे। एक दिन उनसे भेंट हो गई, चौधरी साहब से उनका अच्छा परिचय हो गया। बाद में उनका वहां जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। पहले शुक्ल जी उन्हें एक पुरानी चीज समझाते थे, अतः पुरानी चीज समझते थे। कौन पुरानी चीज समझते थे? प्रेमघन को। हाँ कि भाई भारतेंदु समय के कवि रहे हैं, लेखक हैं, तो बड़े पुराने विचारों के, बड़े ऐसे से होंगे, ये चीज थी। तो लेकिन जब संपर्क में आए तो क्या हुआ, अब कौतूहल मिश्रित जिज्ञासा बनी रहती थी। जब उनसे संपर्क, जैसे होता ना कि हम किसी से मिलने से पहले ही उनके लिए अपना एक मत बना लेते हैं। तो शुक्ल जी जब प्रेमघन जी से नहीं मिले थे, खाली उन्हें दूर से देखा था, तो जब उनके संपर्क में आए, उनसे मिला, उससे पहले उनके मन में था कि भाई भारतेंदु समकालीन लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पहनावा, उठना बैठना, उनकी बातचीत, रहन सहन के तरीके एक पुराने कवि या लेखकों की तरह होगा। लेकिन जब उनसे मिले तो उनका विचार बदल गया, जबकि उनके मन में अब प्रेमघन जी के लिए जिज्ञासा जाग उठी थी। वो और उनके बारे में जानना चाहते थे। जैसे उनका नेचर बताया गया है चौधरी साहब का, कैसे हास्य व्यंग्यपूर्ण उनका नेचर था। लेखक ने चौधरी साहब को पाया कि वे खासे हिंदुस्तानी रईस थे। उनके यहाँ बसंत पंचमी, होली आदि अवसरों पर नाच रंग और उत्सव हुआ करता था। उनकी हर अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। उनके बाल कंधे तक लटकते रहते थे। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी उनके लिए पीछे पीछे लगा रहता था। उनके मुंह से जो बातें निकलती थी वे विलक्षण होती थी, उनके वक्ता रहती थी। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे। बनाया करना मतलब उनकी बात से कुछ उनका कुछ ना कुछ व्यंग निकाल लिया करते थे। अन्य लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहते। वे नागरी को भाषा मानते थे। तो आपको पता है ना कि हिंदी जो भाषा है, ये तो अभी जो बोल रहे हैं ये भी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिक्स भाषा है। पहले जब अपभ्रंश से अलग हुई तब नागरी कहलाई, क्योंकि तब हिंदी का रूप जो बन रहा था वो काफ़ी शुद्ध था। अब आज से आप 50-60 साल पहले चले जाओ तो भाषा बहुत शुद्ध थी आज के मुकाबले, और फिर उससे 50 साल पीछे चले जाओ तो उस समय तो भाषा और ही ज़्यादा शुद्ध थी। तो मतलब धीरे धीरे भाषा का शुद्धिकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि समय के साथ बहुत सारे शब्द आकर उसमें मिलने लगे। तो नागरी भाषा जो बहुत पहले थी उसमें काफ़ी शुद्धता थी और प्रेमघन जी उसी को भाषा माना करते थे। प्रश्न संख्या 14 है, 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते लेखक की ये हिंदी प्रेमी मंडली के बारे में बताइए। अब जब वो थोड़ा वयस्क होते होते उनकी एक हिंदी प्रेमी मंडली बनी, हमें उस मंडली के बारे में आपको बताना है। देखिए क्या है, जब लेखक रामचंद्र शुक्ल 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचे तब उन्हें हिंदी प्रेमियों की एक खासी मित्र मंडली मिल गई। इस मित्र मंडली में काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्री नारायण गौर, पंडित उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे।
इस मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखकों के बारे में चर्चा बराबर होती रहती थी। अब देखिए, आजकल के लड़कों की चर्चा का विषय तो कहीं कोई क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, या बहुत सारे ऐसे विषय हैं शायद हम नहीं जानते होंगे, लेकिन उस समय के में क्या था, वो साहित्य, उनकी मंडली में साहित्यकारों की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, है ना। तो अभी एक जानने की बात है कि क्योंकि उसमें सभी जो है साहित्य प्रेमी थे। तब तक शुक्ल जी स्वयं को एक लेखक मानने लगे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने लगे थे, हिंदी की अच्छी पहचान हो गई थी, तो लेखक मानने लगे थे। इन हिंदी प्रेमियों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी। अब इनकी जो बात है, देखिए, एक बोलचाल की हिंदी होती है, एक लिखने पढ़ने की हिंदी होती है। बोलचाल की भाषा हमारी बहुत हल्की भाषा होती है, लिखने पढ़ने की जो हिंदी होती है उनमें बड़े हम शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी भाषा, इनकी बोलचाल उसी भाषा में होती थी। इस बातचीत में निसंदेह शब्द का बहुत प्रयोग होता था। कुछ उर्दू प्रेमियों ने उन लोगों का नाम ही निसंदेह रख छोड़ा था, यानी कि उस मंडली को जहाँ बोल देखते थे सब बोलते थे निसंदेह मंडली है। तो इस तरीके से उनकी एक मंडली थी। प्रश्न संख्या 15 है, संस्मरण साहित्य क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं ये एक संस्मरण है। अब एक्चुअल में संस्मरण क्या होता है और इसके बारे में, और आप इसके बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, बताते हैं संस्मरण क्या है। संस्मरण किसी दृश्य, घटना या व्यक्ति का भी हो सकता है। स्मृति के माध्यम से लेखक उन गुणों को रेखांकित करता है जो जिंदगी जीने के लिए अनुकरणीय है। देखिए, हमारा कोई भी लेखक है, ठीक है, उसके जीवन में कोई भी घटना घटी है, कोई भी बात है, तो वो, अब जाहिर सी बात नहीं है एक साथ तो नहीं घटी होगी, अलग अलग कालों में घटी होगी। मतलब एक कहीं 5 साल में घटी, कहीं 8 साल में, कहीं 12 साल में, कहीं 10 साल में, कहीं 15, कहीं 16, 17, ऐसे अलग अलग एक काल में घटी। लेकिन जब कोई भी लेखक किसी भी संस्मरण को लिखता है तब तक वो एक परिपक्व लेखक हो चुका होता है। घटनाएं तो बचपन से उसके घट रही हैं, लेकिन जब लेखक उसको लिखता है तब तक वो एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में स्थापित हो चुका होता है ना। तो यानी कि लिखने और पढ़ने पर उसकी अच्छी खासी जो है पकड़ हो जाती है। तो जब वो अपने संस्मरण को लिखता है तो अपनी पुरानी बातों को पहले याद करेगा, और याद करने के बाद जब वो लिखना शुरू करता है तो वो घटना कब हुई, कैसे हुई, उसके पीछे के रीज़न क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, किस चीज़ से संबंधित थी, उसके बारे में अपने सभी विचारों को खोल के रखता है। अब चूंकि वो एक अच्छे साहित्यकार हो चुके हैं तो साहित्य पर और भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण वो शब्दों का चयन भी बहुत चुन कर करते हैं। तो इसलिए ये संस्मरण बहुत प्रभावशाली होते हैं। होते तो नॉर्मल ही घटनाओं पर, जैसे ये पाठ हम देख रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये जिस तरीके से बयां की गई हैं, यानी कि लेखक द्वारा जैसे लिखी गई हैं, तो इनमें रोचकता पैदा हो जाती है। अब किसी से मुलाकात पहली बार हम करते हैं तो हम हाँ, मेरी मुलाकात उनसे पहले हुई और उन्होंने ऐसा ऐसा स्वरूप था। अब देखिए, प्रेमगंज जी से जब उनकी पहली मुलाकात क्या हुई, एक छज्जा था जिसपे बहुत सारे पेड़ थे, एकदम से वो दिखाई दिए, कंधे पे लटकते बाल, एक औरतों की तरह हाथ टिकाकर वो खड़े होना। तो इस तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको बताया, क्योंकि वो एक साहित्यकार हैं। वही चीज़ हमसे बोली जाए तो शायद हम इतने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन ना कर पाए ना। तो एक जो साहित्यकार है उसकी पकड़ लेखन पर, शब्दों पर, भाषा पे काफ़ी अच्छी होती है। हिंदी में द्विवेदी युग में सरस्वती मासिक पत्रिका के माध्यम से संस्मरण प्रकाशित होना आरंभ हुए। अब आपको बताना है कि संस्मरण क्या होता है, ये हमने यहाँ बता दिया कि संस्मरण में लेखक का निजी व्यक्तित्व भी समाविष्ट होता है, उसका अपना व्यक्तित्व निकल कर आता है। अब संस्मरण कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? द्विवेदी युग में सरस्वती मासिक पत्रिका के माध्यम से संस्मरण प्रकाशित होने आरंभ हुए। ये संस्मरण अधिकांश प्रवासी भारतीयों ने लिखे जो यहाँ पर आए, और उनकी जो भी यादें नहीं उन्होंने यहाँ पर लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ, पांडुगु प्यारेलाल, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना आदि उल्लेख योग्य संस्मरण लेखक हैं। यानी इन्होंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, यदि आपको किसी साहित्यकार से मिलने का अवसर मिले तो उनसे क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? अब ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पर आपका, हमारा और आपका उत्तर अलग अलग रहेगा। अब हम क्या क्या प्रश्न, किसी साहित्यकार से मिलेंगे तो हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न सोचेंगे, आप कुछ और सोचेंगे, तीसरा कुछ और सोचेगा, तो इस पर सबके अपने अपने, लेकिन आप लिखोगे कैसे ये तरीका हम बता सकते हैं।
क्वेश्चंस अपने आप बना लेना। हम साहित्यकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपकी रचनाओं पर किस वाद का प्रभाव है, अर्थात आप किससे प्रभावित है। अब जैसे यहाँ पर कोई भी वाद हो, छायावाद हो, ठीक है, आपका या भक्ति काल हो, कोई भी काल है या वाद है, किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। दूसरा बात, आपके साहित्यकार बनने के पीछे कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जिसके प्रभाव में आप आए और एक साहित्यकार बने। दूसरा है, आप समाज परिवर्तन में साहित्यकार की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं। एक समाज है, उसमें अगर कोई चीज़ परिवर्तन चाहिए तो आप अपने आप को वहाँ पर किस जगह रखते हैं, आप उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है अथवा नहीं, यदि है तो फिर साहित्य कार्य को करने के लिए क्या बचता है। अब क्या है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, आपको ये प्रश्न पूछना है या नहीं, और अगर है तो इसमें आपके पास करने के लिए क्या बचता है। देखिए, कोई भी साहित्यकार जिस भी परिवेश में रहता है उस परिवेश की झलक उसकी लेखनी पर ज़रूर दिखाई देती है, उसके लेखन कार्य पे हमें ज़रूर दिखाई देती है। तो आज से अगर हम 50 साल पहले जाकर देखें तो जो कोई भी 50-70 साल बाद 70-75 साल पहले जाके देखिए तो उस समय क्या था, भारत का अगर कोई भी साहित्यकार होगा तो उसके लेखन कार्य में भारतीय स्वतंत्रता, अंग्रेज़ों, इन सब का कहीं ना कहीं उल्लेख ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उस समय समाज में ये सारी चीज़ें व्याप्त थी। उसके बाद जब हुआ तो औद्योगिकरण आ सकता है, भ्रष्टाचार आ सकता है, प्रगतिशील भारत हो सकता है, ऐसे बहुत से जो उस समय समाज में चीज़ें हो रही होंगी वो होगा। तो आपका क्या इसमें रह जाता है, उल्लेखिए। दूसरा है, साहित्यकार को राजनीति में भाग लेना चाहिए या अथवा नहीं। एक क्वेश्चन ये होगा कि भाई आप एक साहित्यकार हो, क्या राजनीति में पार्ट लेना चाहेंगे या नहीं। भाई ऐसे कई लेखक हुए जो राजनीतिक भी बने, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं ऐसे बहुत सारे। साहित्यकार बनने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं साहित्यकार बनना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रभावित किया है उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पर व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, लेकिन बेसिकली यहाँ इस पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम साहित्यकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल ऐसा कोई व्यक्ति है उसके बारे में नहीं आपको लिखना है। आपने बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ा है, इतना हिंदी पढ़ते आए हैं, तो आपको बताना है उन साहित्यकारों में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किस साहित्यकार ने किया है। मुझे जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है मैथिली शरण गुप्त। उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आपको समझ में आ गया मैथिली शरण गुप्त, उनकी बहुत सारी रचनाएं हम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनकी विशेषताएं देखिए क्या है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। गुप्त जी के काव्य में सरलता है, ऐसा ही उनका सरल व्यक्तित्व था। गुप्त जी ने नारी पात्रों का गौरव स्थापित किया है, जैसे उर्मिला, यशोधरा आदि, ये उन्होंने अपने साहित्य में उभार कर रखा है। गुप्त जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के अनुरूप था। उन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। उनकी भाषा सहज एवं सरल थी, इसे भी पाठक आसानी से समझ लेते थे। आप उनकी कोई भी रचनाएं हो, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत आसानी से ही समझ में आ जाएगा वो सारी चीज़ें। गुप्त जी ने प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया है। साहित्य सृजन किया के तात्पर्य मतलब उन्होंने बहुत सारा साहित्य मतलब बहुत सारी रचनाओं को आकार दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, पाठ की शैली की रोचकता पर टिप्पणी कीजिए। ये पूरी पाठ हमने पढ़ा है, तो इसकी जो शैली है, लिखने की जो शैली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पढ़ते समय हमें मज़ा आता है। तो उस शैली पर आपको टिप्पणी करनी है। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ की शैली रोचक है। सामान्यतः शुक्ल जी की शैली को काफ़ी क्लिष्ट माना जाता है, मतलब हम उनकी अगर रचनाओं को या लेखों को पढ़ें तो बहुत ही डिफिकल्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। किंतु यह पाठ इस धारणा का अपवाद है, जो हम लोग सोचते हैं कि इतनी क्लिष्ट शैली लिखते हैं, लेकिन ये इस पाठ में उन्होंने हर एक चीज़ बड़े अच्छे से और रोचक तरीके से प्रस्तुत की। इस पाठ में लेखक ने रोचक शैली का अनुसरण किया है। पाठ में वर्णित विभिन्न घटनाएं रोचक शैली में ही वर्णित की गई हैं। प्रेमघन जी के मुंह से जो बातें कहलाई गई हैं वे स्थानीय भाषा में हैं, अतः रोचक हैं।
लेखक अपने बारे में भी रोचक ढंग से बताता है। एक दो स्थलों पर तो रोचक प्रसंगों का समावेश भी हुआ है। तो मतलब पूरी तरीके से यहाँ रोचक का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद अब जैसे हम कोई भी लाइन या कोई भी प्रसंग पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर ये इंटरेस्ट जाता है कि इसके आगे का प्रसंग क्या होगा, हम वो पढ़ें। प्रश्न संख्या 19 है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह दृश्य परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब भारतेंदु जी के मकान के नीचे खड़े होकर उनकी झलक पहली बार पाना और वो धीरे धीरे जो है उनसे बहुत ज़्यादा मैत्री हो जाना, ये आपको पूरा प्रसंग बताना है। तो देखिए क्या है, लेखक एक बार एक बारात में काशी गया, वह घूमता हुआ निकला तो उसे पंडित केदारनाथ पाठक दिखाई पड़े। आप लोगों को पता है कि भारतेंदु जी के घर से ही बाहर निकल रहे थे। लेखक उनके पुस्तकालय में प्रायः जाया करता था। किताबें याद है पढ़ने के लिए पिताजी लाते थे भारत जीवन प्रेस से, तो वो छिपा देते थे। तो फिर वो कहाँ पढ़ने गए थे? पंडित केदारनाथ पाठक जी के पुस्तकालय में। अतः पाठक जी लेखक को देखते ही वहीं खड़े हो गए, क्योंकि उनके पुस्तकालय में जाते थे तो वो भी पहचानते थे। दोनों में वहीं बातचीत होने लगी। इसी बातचीत में मालूम हुआ कि पाठक जी जिस मकान से निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। लेखक बड़ी चाह और कौतूहल की दृष्टि से उस मकान की ओर देखता रहा। उस समय लेखक भावों में लीन था। पाठक जी लेखक की ऐसी भावुकता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन दिनों का यह हृदय परिचय भारतेंदु के मकान के नीचे हुआ था, जो आगे चलकर शीघ्र ही गहरी मित्रता में बदल गया। वे दोनों गहरे मित्र बन गए। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा कि किससे मित्रता हुई है, भारतेंदु जी से कि केदारनाथ पाठक जी से। ध्यान दीजिए, पाठक जी से लेखक की ऐसी भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें भारतेंदु जी में इतना इंटरेस्ट है, ये देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। उन दिनों का यह हृदय परिचय भारतेंदु के मकान के नीचे हुआ था। किसके साथ हृदय परिचय हुआ था? पंडित केदारनाथ पाठक जी के साथ हुआ था। आगे चलकर शीघ्र ही गहरी मित्रता में, और पंडित केदारनाथ पाठक जी के साथ उनकी बहुत ही गहरी मित्रता हो गई। ये वैसे तो वो केदारनाथ पाठक जी के पुस्तकालय में जाते थे, सिर्फ फेस टू फेस जानते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा बात करना ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। लेकिन भारतेंदु जी के मकान के बाहर या नीचे जो भी ये मुलाकात हुई, वो पहली बार एक पर्सनल टॉक थी जो उनकी हुई, और उन लोगों को एक दूसरे मतलब पाठक जी को शुक्ल जी के इंटरेस्ट के बारे में पता चला कि वो भारतेंदु जी को इतना पसंद करते हैं, उनकी रचनाओं को इतना पसंद करते हैं। साहित्य की तरफ उनका रुझान है, ये चीज़ तो वो लाइब्रेरी के दौरान ही समझ गए थे। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर भारतेंदु जी से इतना उनको लगाव पता लगा, और आगे चलकर ये बहुत गहरी मित्रता में तब्दील भी हो गया था। प्रश्न संख्या 20 है, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक प्रमुख थे? तो जो उनकी मंडली बनी थी समवयस्क आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, उसमें सभी हिंदी साहित्य प्रेमी थे। तो जो लोग थे उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखिए क्या है, लेखक की समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में निम्नलिखित लेखक मुख्य थे। पहले हैं काशिद प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो उसमें प्रमुख रूप से थे, जो आगे चलकर भी उन्होंने लेखन कार्य किया है कईयों ने। प्रश्न संख्या 21 है, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब बहुत सारी रोचक घटनाएं इसमें आई हैं, 3 घटनाओं को यहाँ हमें लिखना है। पहली रोचक घटना हम बता रहे हैं, एक बार की बात है कि मिर्जापुर में एक प्रतिभाशाली कवि वामनाचार्य गिरी रहते थे। याद रखिएगा कौन है वामनाचार्य गिरी। मैंने बोला ना पाठ में बहुत सारे नाम आए हैं, इनको आपको याद रखना है। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण अभी रह गया था कि उन्हें बरामदे में चौधरी साहब कंधे पर बाल लटकाए छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई दिए। अब वो क्या है, वो रास्ते में जा रहे थे और चौधरी साहब के ऊपर ही कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, लेकिन आखिरी पंक्तियां वो लिख नहीं पा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि ऊपर जो है चौधरी साहब कंधे पे बाल, पूरे को घुंघराले बाल थे, छिटके हुए थे। आपने पिक्चर में देखा होगा उनको। तो वो थे और बड़े आराम से हाथ टिकाकर और खंबे के सहारे खड़े थे।
बस वामन जी का कवित्व इस पंक्ति के साथ पूरा हो गया, जो लिख रहे थे वो पूरा हो गया। क्या था? खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलानी की, अर्थात चौधरी साहब मुगल रानी के समान लग रहे थे। अब रानियां, मुगल रानियों के पोस्चर को याद करिए, अगर आपने कोई पेंटिंग्स वगैरह देखी हो तो उनमें आप देखेंगे कि वो किस तरीके से बाल खोलकर और आराम से टिक कर किसी चीज़ से खड़ी होती थी। तो वो जो शान थी वो उस समय प्रेमगंज जी के में दिखाई दे रही थी। दूसरी रोचक घटना देखिए क्या है। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। उन्हें देखते ही सवाल पूछा, क्यों साहब, एक लफ्ज यानी कि शब्द मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका अर्थ ठीक से समझ नहीं आया। आखिर घनचक्कर शब्द का क्या मायने हैं? घनचक्कर शब्द आपने भी सुना होगा, इसका क्या मतलब होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब जो व्यक्ति घनचक्कर, जैसे मान लीजिए अगर हम ही घनचक्कर बने तो इसको कैसे पता चलेगा इसके क्या लक्षण है कि ये घनचक्कर है? पड़ोसी महाशय तुरंत बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। अर्थात ऐसा व्यक्ति ही घनचक्कर होता है। ये एक व्यंग्य है, यानी कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य किए हैं अगर आपने लिख लिया और पढ़ लिया तो सही मायने में आप घनचक्कर बन जाओगे। और अगर आप उससे बच भी जाते हो तो क्या होगा? आपने जो काम किया इसके कारण आप घनचक्कर हो गए। ठीक है ना? तो ये थी दूसरी घटना। तीसरी रोचक घटना देखिए क्या है। एक बार गर्मी के दिनों में कई आदमी छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। अब क्या देखा, गर्मी के दिन हो। अब आप लोगों ने गर्मी के दिन तो एसी कूलर में बिताए हैं। अगर आपने कभी देखा हो, थोड़ा सा सुहावना मौसम है, चांदनी रात है, आप बाहर बैठे हो तो उसको आप फील करो। वो सब आपस में छत पे बैठे हुए थे। चौधरी साहब के पास एक लैंप जल रहा था। तभी लैंप की बत्ती भगभग करने लगी। अब आप लैंप अगर देखा हो तो जाना हो है, उसमें बत्ती होती है, वो भगभग ऐसे करके करने लगी। चौधरी साहब इसे बुझाने के लिए नौकरों को आवाज देने लगे। लेखक ने चाहा कि वह आगे बढ़कर बत्ती को गिरा दे, पर पंडित बद्री नारायण ने तमाशा देखने के विचार से लेखक को रोक दिया। उन्होंने बुला रहे थे, कोई नौकर सुन नहीं रहा था, तो हमारे लेखक ने सोचा ला हम बुझा दें, लेकिन बद्री नारायण जी उन्होंने बैठे थे, नहीं बैठो, देखो अभी क्या तमाशा होता है। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तभी चलत आवह, तो मतलब जब ये फूट जाएगा तभी चल के आओगे क्या? और अंत में चिमनी ग्लोब सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ ना बढ़ा। तो मतलब वो चिल्लाते जा रहे हैं, लोगों को वहां से नौकर को बुलाते जा रहे हैं, आओ बुझाओ, आज बुझाओ, फूट जाएगी, लेकिन खुद उठकर उसको नहीं बुझा रहे हैं। और अंत में हुआ, लैंप फूट गया, कोई नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं हुआ कि चौधरी साहब उठकर उसको कम कर देते या बुता देते। प्रश्न संख्या 22 है, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? आप सभी को पता है कि उनकी मंडली में बहुत ही शुद्ध हिंदी शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, और जहां ये लोग बैठकर खड़े होकर बात करते थे वहां सभी लोग बहुत ज़्यादा उर्दू भाषी वकील वगैरह थे। तो इस वजह से वो जो निसंदेह शब्द जो है अक्सर इनकी मंडली में सुनने को आता था। इससे आसपास से जितने लोग भी गुजरते थे उन्होंने उस मंडली का नाम ही निसंदेह मंडली रख दिया था। लेखक और उनके मित्रों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी। इसमें निसंदेह शब्द प्रायः आया करता था। जिस स्थान पर लेखक रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तार, कचहरी के अफसर और कर्मचारी रहते थे। वे प्रायः उर्दू का प्रयोग करते थे। उनके उर्दू कर्णों में लेखक मंडली की हिंदी बोली ये कुछ अनोखी लगती थी, यानी कि वो जो उर्दू भाषी लोग थे उनके कानों में जो क्या है, वो जो हिंदी के शुद्ध शब्द आते थे वो उनको बड़े अनोखे लगा करते थे। इसी कारण उन लोगों ने इस लेखक मंडली में लोगों का नाम निसंदेह रख छोड़ा था। वो सभी उर्दू भाषियों ने उनका नाम क्या रख छोड़ा था? निसंदेह मंडली। प्रश्न संख्या 23 है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? अब हमारे लेखक का झुकाव किस तरीके से बढ़ा था? लेखक के घर में हिंदी का वातावरण तो बचपन से ही था। वह ज्यों ज्यों सयाना होता गया त्यों त्यों हिंदी साहित्य की ओर उसका झुकाव बढ़ता गया। जब वह क्वींस कॉलेज में पढ़ता था तब स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के सहपाठियों में से एक थे। लेखक के घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आया करती थी, पर पिताजी उन्हें इसलिए छिपा दिया करते थे कि कहीं बेटे का चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए।
उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। लेखक वहां से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। तो देखिए, घर का माहौल हो, घर में किताबें हों, ये सभी कुछ उनके रुझान को बढ़ा रहा था। बाद में लेखक की पाठक जी के साथ गहरी मित्रता हो गई। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसे समवयस्क हिंदी प्रेमियों की अच्छी खासी मंडली मिल गई थी। समवयस्क का मतलब तो आप जानते हैं, जो हमारी साथ की उम्र के हों। हिंदी प्रेमियों की अच्छी खासी मंडली मिल गई। इनमें प्रमुख थे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि। इस मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी। अब शुक्ल जी स्वयं को लेखक मानने लगे थे। इस प्रकार उनका झुकाव हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ता चढ़ा गया। तो बचपन से लेकर 16 साल की उम्र तक उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोगों का संपर्क हुआ जो हिंदी से जुड़ाव रखते थे। इसलिए उनका हिंदी साहित्य की तरफ इतना झुकाव होता चला गया। प्रश्न संख्या 24 है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी थी? उनको तो सबसे पहले कंफ्यूजन हुआ था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, बचपन में शुक्ल जी के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुरता की भावना जगी। उनकी आयु उस समय केवल 8 वर्ष की थी। उनकी बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में कोई भेद नहीं कर पाती थी। उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, वो एक ही समझते थे। वे दोनों एक ही समझते थे। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों ही एक मिलीजुली भावना का अनुभव करते थे। उनके बारे में एक अपूर्व माधुर्य का संचार उनके मन में होता था। यानी एक जो उनके बचपन से ही उनके पिताजी भारतेंदु जी के नाटक बहुत सुनाया करते थे, तो इसलिए वो उससे बहुत प्रभावित हुए थे। अब चूंकि हरिश्चंद्र जी के बारे में, राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में भी बहुत सारी कहानियां सुनी थी, तो उनको लगता था कि ये दोनों चीजें एक हैं। जब उन्हें पता चला कि मिर्जापुर में भारतेंदु के एक मित्र रहते हैं, तो उनके बारे में उत्कंठा जाग उठी। तो पहले तो क्या था कि खाली उनकी रचनाएं पढ़ी थी, तो इसलिए उनके बारे में एक था कि हाँ, हम इनको जानते हैं। लेकिन फिर जैसे ही मिर्जापुर हुआ तो पता चला कि भारतेंदु जी के मित्र जो हैं यहाँ रहते हैं, यानी कि प्रेमघन जी जो रहते हैं वो, तो उनसे मिलने की उनको जो है एक अंदर से इच्छा जाग उठी। प्रश्न संख्या 25 है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं की सूची बनाकर स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में इन लेखकों का क्या योगदान रहा। देखिए, अब इसको कंफ्यूज नहीं होएगा। एक उनकी समवयस्क हिंदी मंडली थी, उसमें जितने लोग थे हमने उनके बारे में पढ़ा, लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? भारतेंदु मंडल, यानी कि भारतेंदु के समकालीन जो कवि रहे या उनके संपर्क में जो कवि रहे, वो भारतेंदु मंडल, यानी कि जो उनके साथ के मित्र कवि रहे वो सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतेंदु जी के नाम से ही पूरा एक नाम रख दिया गया, भारतेंदु युग। तो वो भारतेंदु युग यानी कि भारतीय उस समय जितने भी लेखक या रचनाकार या कवि जो भी रहे, उनकी आपको एक पूरी सूची बनानी है। तो बेसिकली क्या हुआ, भारतेंदु युग के लेखकों की बनानी है। तो ये देखिए क्या है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो उन्होंने लिखा प्रेमघन सर्वस्व। बाल मुकुंद गुप्त, उन्होंने लिखा देश प्रेम। प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने प्रेम पुष्पावली और मन की लहर लिखी। राधा चरण गोस्वामी, उन्होंने नव भक्त माल लिखी। राधा कृष्ण दास, उन्होंने लिखी देश दशा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर। ये सभी भारतेंदु मंडली यानी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं और उनके जितने भी रचनाएं रही। अब हम यहाँ पर भारतेंदु युग का परिचय दे रहे हैं। भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक का माना जाता है। हिंदी निबंध को विकसित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों को है। इस युग में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि प्रमुख थे। बालकृष्ण भट्ट ने विविध प्रकार के निबंध रचे। उनके निबंधों में मेला ठेला वकील जो एक वर्णनात्मक है, आंसू सहानुभूति जो भावनात्मक है, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए हास्य व्यंग है, प्रसिद्ध हैं। ये सभी जो हैं कुछ ऐसे निबंध हैं जो बहुत फेमस हुए। भारतेंदु जी ने अनेक विषयों पर निबंध रचे, जैसे कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, कंक स्रोत आदि। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में हास्य व्यंग की छटा बिखेरी।
प्रताप नारायण मिश्र ने भौं, दांत, नमक आदि पर निबंध लिखे। तो देखिए ये बहुत सारे आपको मैंने बताया भारतेंदु युग में कौन कौन प्रमुख रहे, जिसमें से एक कवि के, एक रचनाकार के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा, वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ठीक है, इनके बारे में इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये अभी भारतेंदु युग के ही रचनाकार रहे, उन्हीं के कवि रहे। तो भारतीय, अब ये मेन देखिए हम आपको पहले से क्लियर कर दे, जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी, और उन्होंने ऐसी प्रभावशाली रचनाएं करी कि उनके नाम से ही एक पूरा युग लिख दिया गया। अब जब भारतेंदु जी थे, उसी के समकालीन कवि जितने भी रहे, तो जाहिर सी बात है कि साहित्यकार हैं तो आपस में मिलना जुलना, जान पहचान रहती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनके समकालीन कवि और लेखक जितने रहे वो भारतेंदु युग के अंतर्गत ही आए, और वो उनके मित्र भी रहे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया भी है। जैसे बद्री नारायण चौधरी जी यानी अर्थात प्रेमघन जी जो हैं, वो उनके अच्छे मित्र थे, जिसके संपर्क में रामचंद्र शुक्ल जी आए थे, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया क्लियरिटी क्या है, भारतेंदु युग क्या है, और भारतेंदु मंडली क्या है, और समवयस्क मित्र मंडली क्या है। ये तीनों मतलब ये समवयस्क मित्र मंडली और भारतेंदु मंडली अलग अलग है। भारतेंदु मंडली ही भारतेंदु युग के नाम से जानी जाती है, और उस समय के जितने भी समकालीन कवि रहे वो सभी भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। इस युग के निबंधों की विशेषताएं इस प्रकार थी। अब इस समय में बहुत सारे निबंध लिखे गए। अब इन निबंधों की विशेषताएं क्या थी? निबंधों के विषय विविध मुखी थे। अब ये नहीं किसी एक विषय पर ही उन्होंने उस पूरे निबंध को लिख दिया। यहाँ पर जो भी निबंध लिखे गए उसमें कई सारी चीज़ों, कई सारे विषयों को सम्मिलित किया गया, इसीलिए इसको विविध मुखी कहा गया, यानी कि इसके बहुत सारे मुख रहे। इन निबंधों में व्याकरण संबंधी दोष पाए जाते हैं, क्योंकि व्याकरण की शुद्धि को उस समय ज़्यादा नहीं दिया जाता, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, इसलिए व्याकरण संबंधी दोष इसमें पाए जाते हैं। इन निबंधों की भाषा में देशज और स्थानीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब धीरे धीरे भाषा जो है वो विकसित हो रही थी, तो जो देशी भाषा है वो भी सम्मिलित हुई, और आगत भाषा के भी जो शब्द हैं वो इनमें हमें देखने को मिलते हैं। इस युग के लेखन में देशभक्ति, समाज सुधार की भावना थी। तो जिस समय ये लिखा गया समाज में बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त थीं, तो उन सभी पर यहाँ पर बहुत ही पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई गई है। इस युग में नवीन विचारों का स्वागत किया गया, क्योंकि युग बदल रहा था, तो नई नई चीज़ें हो रही थी, तो उन सभी विचारों को सम्मिलित करके उनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाया गया। ये तो आप सभी युग में देखेंगे कि अगर आप आधुनिक युग में भी आज के भी साहित्यकारों को देखेंगे तो वो ऐसे बहुत से विचारों को हमारे सामने रखते हैं जो आने वाली चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज़ें हैं तो उनको सपोर्ट करते ही करते हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के प्रश्न खत्म हुए। आई थिंक आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर काफ़ी लेंदी था, तो क्वेश्चंस भी इसके बहुत सोच समझ के करने हैं, लेंदी ही इसके क्वेश्चंस आएंगे। गद्य के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत आपको सोच समझ के भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरी ज़रूर होती है लेकिन प्रश्न बहुत तरीके से बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की और सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट्स की जो एजुकेशन है वो 100% फ्री देता है। ये सारी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह बहुत ही निश्चिंत होकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट, कोई कूपन, कोई पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, निश्चिंत होकर यहाँ आइए। जितना चाहें उतना वीडियो देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, आपको सही टॉपिक, सही चैप्टर खोजने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ यानी कि हमारे चैनल पर आते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट और ऐप पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज दिखेगी। यानी कि यहाँ पर आइए, अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, अपना सब्जेक्ट, अपनी बुक और अपना चैप्टर। जब आप चैप्टर तक सेलेक्ट करके पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल हैं। पढ़ाई का हर एक तरीका मौजूद है, जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं और हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहले रहता है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो एक या कई वीडियोज़ में टॉपिक के अकॉर्डिंग हो सकता है।
तो आपका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का हो जाता है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन आता है, यानी कि चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज भी रहती हैं वो पूरा एक्सप्लेन हम आपको कराते हैं। फिर विद सॉल्यूशन वहाँ उसके एक्सप्लेनेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वीडियोस रहते हैं। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के पैटर्न में। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक वीडियो पूरा हमारा रहता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए MIQs, यानी कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ये कर लेने के बाद हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से रिवीजन करते हैं, जहाँ पर जो अलग अलग टॉपिक में आपने इस चैप्टर को समझा है पूरा एक फुल वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके बाद जो है हम टेस्ट पेपर देते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपके लिए पूरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए आप एक टेस्ट भी चैप्टर वाइज ले सकते हैं अपना, जिसमें हम आपको पहले टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं, फिर उसके आंसर्स भी आपको सॉल्व करवाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम्स के दौरान आपकी प्रिपरेशन के लिए हम मैग्नेट पेन्स सैम्पल पेपर्स इशू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाते हैं। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और ये जितने भी पैटर्न्स मैंने ये बताए ये सभी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आप निर्विघ्न होकर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और इस अच्छे से शुद्ध हिंदी के एक वाक्य के साथ ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। तो फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।